AP24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के 10 राज्य में कल 54 सीटों पर उपचुनाव हुए। चुनाव आयोग से आए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मतदान नागालैंड के उपचुनाव में हुआ है। नागालैंड में 83.69%, छत्तीसगढ़ में 71.99%, हरियाणा में 68%, झारखंड में 62.51%, कर्नाटक में 51.3%, मध्य प्रदेश में 66.7%, ओडिशा में 68.08%, तेलंगाना में 81.44%, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 51.57% मतदान हुआ। कल विधानसभा की 94 सीटों पर 17 जिलों में दूसरे चरण का मतदान पूर्ण हुआ। चुनाव आयोग से आए आंकड़ों के अनुसार 54.05% वोटिंग की गई है। दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर, वैशाली, खगड़िया, भागलपुर, पटना और नालंदा में मतदान हुआ। आपको बता दें कि इस चरण में करीब 2.85 करोड़ मतदान चुनाव मैदान में उतरे, जिन्होंने 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया, जिसका परिणाम 10 नवंबर को आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कहा कि दुकानदार और ग्राहक दोनों को ही मास्क पहनना अनिवार्य है, जिससे भीड़ में कोई भी व्यक्ति कोरोना कैरियर न बन सके। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान इन निर्देशों को जारी करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों में सैनिटाइजर की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान रोगों के नियंत्रण के लिए साफ सफाई के अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किए जाने के दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सैनिटाइजेशन और फॉगिंग नियमित तौर पर होनी चाहिए। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान नालियों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। कल लखनऊ के वाल्मीकि रंगशाला उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर गोमती नगर में भारतीय लोक कला उत्सव मिशन शक्ति के तहत मनाया गया, जिसके आयोजक आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी रहे। इस उत्सव में कलाकारों ने भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। श्री रविशंकर खरे उत्सव के मुख्य अतिथि रहे। उत्सव भारतीय लोक संस्कृति पर आधारित था। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। WHO के अनुसार पूरे विश्व में कोरोना के 4,68,40,783 मामले सामने आए हैं और अब तक 12,04,028 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना के अब तक 82,67,623 मामले मिले हैं और 1,23,097 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के 66,253 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 53,357 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 1,23,611 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारत और चीन की 8वें दौर की उच्च स्तरीय कोर कमांडर बैठक 6 नवंबर को हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच चलते आ रहे तनाव की स्थिति को कम करने के मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। 8वें दौर की इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई में लेफ्टिनेंट जनरल PG.K. मेनन करेंगे। अब इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि 7वें दौर की सैन्य बैठक 12 अक्टूबर को की गई थी
और इससे पहले भी जो बैठक हुई है उसमें दोनों ही देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के विषय पर ही बात की गई थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बीते कुछ समय से भारत और नेपाल दोनों ही देशों की सीमा पर विवाद चल रहा है। ऐसे में सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने का 2 दिवसीय नेपाल दौरा 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। तनाव की स्थिति में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के सिलसिले में जनरल नरवाने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सहित नेपाल समकक्ष जनरल पूरनचंद थापा से मुलाकात करेंगे। सेना प्रमुख नरवाने ने अपने दौरे से पहले कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि भारत और नेपाल के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मैं कमांडो जा रहा हूं। मुझे निमंत्रण पर नेपाल जाने और अपने समकक्ष जनरल थापा से मिलने की बहुत खुशी है। 3 नवंबर से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास ने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। 3 नवंबर को हुए पहले चरण के अभ्यास में चारों देश ने आपसी सहयोग की झलक पेश की है। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि इस अभ्यास में हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत रक्षा सहयोग संबंधित सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर किया है। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर रणविजय, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, फ्लीट स्पोर्ट शिप शक्ति, सबमरीन सिंधुराज और फ्रिगेट शिवलिक को उतारा है। दूसरे चरण का युद्धाभ्यास 17 से 20 नवंबर को अरब सागर में किया जाएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति में भारत अपनी युद्धक शक्ति को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 4 नवंबर को वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए 3 और रफेल लड़ाकू विमान भारत आए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों रफेल विमान रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचे। रफेल विमानों के आगमन से ये बात तो तय है कि वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ था। भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 रफेल विमान खरीदने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वेन्या में सोमवार शाम आतंकवादियों ने एक साथ 6 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में लगभग 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबेस्टियन ट्रूस ने इसे दुस्साहसी हमला करारा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था, जबकि पुलिस वालों ने कहा था कि एक आतंकी बच निकला है और उसे ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों ने बताया कि हमलावर राइफलों से लैस थे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के कुछ क्षण पूर्व ये हमला किया गया था। आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। अब इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। IS ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमला उन्होंने कराया है। इसके साथ साथ आतंकी संगठन ने हमलावरों की तस्वीर और वीडियो भी जारी किया है। कल का IPL का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच रहा। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने नाबाद 85 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। हैदराबाद की लगातार ये तीसरी जीत रही है। डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की जबरदस्त गेंदबाजी का सामना करते हुए मुंबई की टीम सिर्फ 149 रन ही बना पाई। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की जीत में उनके गेंदबाजों का बड़ा अहम योगदान रहा। संदीप शर्मा ने 33 रन पर 3 विकेट लिए तो वहीं मैन ऑफ द मैच रहे। शाहबाज नदीम ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम के कप्तान डेविड वार्नर के अलावा साहा ने नाबाद 15 रन की मदद से 17.1 ओवर में ही 151 रन बनाकर आसान जीत हासिल की। गौरतलब है कि मुंबई की हार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम IPL के 13वें सीजन से बाहर हो गई है, जबकि मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई थी और ये मैच जीतने के साथ ही हैदराबाद की टीम भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ।
हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मैम मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछे कर रहा है। मैम प्लीज कुछ करिए, मैम प्लीज कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। मैम प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं। आप घबराइए नहीं, उस लड़के से कुछ दूरी बना के रखिएगा। मौके पर पुलिस सहायता पहुंच रही है, रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। कुछ क्षणों में पुलिस सहायता आप तक पहुंच रही है। जी मैं इधर ही हूँ। विमेन पावर लाइन 1090, नारी सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।